डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स अर्थात पारिस्थितिकीय स्तूप के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों अर्थात ट्रॉफिक लेवल्स पर उपस्थित जीवों की संख्या या बायोमास या फिर एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो इससे एक पिरामिड के समान आकृति प्राप्त होती है, जिसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिकीय स्तूप कहा जाता है। सर्वप्रथम इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन ने दिया और इन्हीं कारण से इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर यह आपको एक इकोलॉजिकल पिरामिड दिखाया गया है। इकोलॉजिकल पिरामिड में आधार पर प्रोड्यूसर्स को यानी कि उत्पादकों को, उससे ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को, आफ्टर देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स अर्थात द्वितीयक उपभोक्ताओं को, और सबसे ऊपर टॉप कंज्यूमर अर्थात शीर्षस्थ उपभोक्ताओं को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से देखिए, यह एक पिरामिड के समान आकृति प्राप्त हो गई। इसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स द्वारा जो ट्रॉफिक लेवल बनता है वो T1 कहलाता है, प्राथमिक पोषण स्तर। प्राइमरी कंज्यूमर द्वारा जो ट्रॉफिक लेवल बनेगा वो T2 अर्थात सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर द्वारा T3 और टॉप कंज्यूमर द्वारा T4 अर्थात चतुर्थ पोषण स्तर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनता है। ट्रॉफिक लेवल क्या है? किसी भी खाद्य श्रृंखला फूड चेन में विभिन्न जो स्तर है उन पर उपस्थित जीव ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फर्स्ट, पिरामिड्स ऑफ नंबर अर्थात जीवों की संख्या का पिरामिड। सेकंड, पिरामिड्स ऑफ बायोमास अर्थात जैव भार का पिरामिड। और थर्ड है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा के पिरामिड। फर्स्ट ऑफ ऑल,
हम देखते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर, जीवों की संख्या के पिरामिड। जब किसी इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स पर उपस्थित जीवों की संख्या का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो जो पिरामिड के समान आकृति प्राप्त होगी उसे पिरामिड्स ऑफ नंबर कहा जाता है। अलग अलग इकोसिस्टम के लिए पिरामिड्स ऑफ नंबर दो प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। पहला अपराइट या सीधा, और सेकंड है इन्वर्टेड अर्थात उल्टे। तो जो डेजर्ट इकोसिस्टम है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है, इनके लिए जीवों की संख्या के पिरामिड तैयार किए जाएं तो हमेशा अपराइट प्राप्त होंगे। लेकिन पैरासिटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला या कह सकते हैं वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र, इनके लिए यदि पिरामिड्स ऑफ नंबर तैयार किए जाए तो ये हमेशा इन्वर्टेड अर्थात उल्टे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए जीवों की संख्या का यह पिरामिड दिखाया गया है। इसमें देखिए आधार पर वही प्रोड्यूसर्स की संख्या, उससे ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या, उससे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या और लास्ट में टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर्स की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है। इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों में प्रोड्यूसर्स की संख्या मैक्सिमम होती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स की अपेक्षा कम होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर्स से भी कम प्राप्त होते हैं और टॉप कंज्यूमर सबसे कम प्राप्त होते हैं। इस कारण फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए जीवों की संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा प्राप्त होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे तालाब पारिस्थितिक तंत्र, झील पारिस्थितिक तंत्र, इनके लिए भी जीवों की संख्या का जो पिरामिड है वह भी सीधा ही प्राप्त होता है। झील पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रोड्यूसर्स है वह फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक कहलाते हैं। ये प्रथम ट्रॉफिक लेवल, प्रथम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं और उसके बाद में फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जो जूप्लैंक्टन है, जंतु प्लवक है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं, T2 का। उसके बाद में जूप्लैंक्टन को स्मॉल साइज फिशेज एंड इंसेक्ट्स खाते हैं, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। और इनको लार्ज साइज फिशेज खाती है, यह फोर्थ ट्रॉफिक लेवल का निर्माण करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या सर्वाधिक, जूप्लैंक्टन्स की संख्या उनसे कम, उनको खाने वाले स्मॉल साइज फिशेज की संख्या उनसे भी कम
और लार्ज साइज फिशेज की संख्या सबसे कम होती है, जिससे यदि विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स पर उपस्थित इन जीवों की संख्या के मध्य ग्राफ बनाया जाए तो एक सीधा पिरामिड प्राप्त होता है। अर्थात एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जीवों की संख्या का पिरामिड अपराइट या सीधा होता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्री इकोसिस्टम या पैरासिटिक फूड चेन के लिए जीवों की संख्या का पिरामिड। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि ऐसी खाद्य श्रृंखला, ऐसी फूड चेन जो उत्पादकों से प्रारंभ होकर परजीवियों पर समाप्त होती है, पैरासिटिक फूड चेन कहलाती है। यहाँ पर आपको जो ट्री इकोसिस्टम या पैरासिटिक फूड चेन के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड, जीवों की संख्या का जो इकोलॉजिकल पिरामिड दिखाया गया है उसे देखिए। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो कि ट्री होगा उनकी संख्या कम होती है। एक वृक्ष पर कई सारे हर्बीवोर्स डिपेंड रहते हैं और इन कई सारे हर्बीवोर्स पर कई सारे पैरासाइट्स देखे जा सकते हैं और इन पैरासाइट्स पर हाइपर पैरासाइट्स की संख्या काफ़ी अधिक देखी जाती है। इस प्रकार से ट्री इकोसिस्टम या पैरासिटिक फूड चेन में T1, T2, T3 से T4 तक जाने पर क्रमिक पोषण स्तरों पर जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए जीवों की संख्या का पिरामिड उल्टा या इन्वर्टेड प्राप्त होता है। आफ्टर देन हम देखते हैं दूसरे प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड, जो पिरामिड्स ऑफ बायोमास या जैव भार के पिरामिड कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बायोमास या जैव भार क्या है। तो बायोमास इज द वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसे जीवों के शुष्क भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी भी इकोसिस्टम में विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स पर उपस्थित जीवों के भार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो जो पिरामिड के समान आकृति प्राप्त होगी उसे पिरामिड्स ऑफ बायोमास कहा जाता है। पिरामिड्स ऑफ बायोमास भी कुछ इकोसिस्टम्स के लिए अपराइट यानी कि सीधे, जबकि कुछ इकोसिस्टम्स के लिए इन्वर्टेड यानी उल्टे प्राप्त होते हैं। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इधर से डेजर्ट इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम या पैरासिटिक फूड चेन, इनके लिए जीवों की संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा प्राप्त होगा, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जीवों की संख्या का पिरामिड इन्वर्टेड यानी उल्टा प्राप्त होता है। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट, ट्री इकोसिस्टम, इनके लिए बायोमास का यह पिरामिड दिखाया गया है।
इसमें देखिए जो प्रोड्यूसर्स है उनका वेट यानी उनका बायोमास मैक्सिमम होता है। प्रोड्यूसर्स का भक्षण करने वाले हर्बीवोर्स का बायोमास प्रोड्यूसर्स की अपेक्षा कम प्राप्त होता है। और हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट प्राइमरी जो कार्निवोर्स है उनका बायोमास हर्बीवोर्स से भी कम होता है। और टॉप कंज्यूमर का बायोमास सबसे कम होता है, जिससे इन इकोसिस्टम्स के लिए बायोमास का पिरामिड सीधा प्राप्त होता है। यहाँ पर यह सीधा पिरामिड प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बायोमास का पिरामिड देखा जाए तो देखिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स, उनका बायोमास इकाई क्षेत्रफल में सबसे कम प्राप्त होगा। उनका भक्षण करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर है जूप्लैंक्टन, उनका बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा। जूप्लैंक्टन का भक्षण करने वाली जो स्मॉल साइज फिशेज है उनका बायोमास यूनिट एरिया में उससे ज़्यादा होगा। और स्मॉल फिशेज पर डिपेंड रहने वाली लार्ज साइज फिशेज का बायोमास सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा, जिससे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बायोमास का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड या उल्टा प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए यह तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए जैव भार का पिरामिड है, और इधर एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए जैव भार का पिरामिड है। यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए बायोमास का पिरामिड सीधा प्राप्त होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड, जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं, ऊर्जा के पिरामिड। वही यदि हम किसी भी इकोसिस्टम के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स पर उपस्थित एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो जो पिरामिड के आकार की संरचना प्राप्त होगी उसे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो लिंडेमन के लॉ ऑफ 10th यानी कि पारिस्थितिक दशांश के नियम के अकॉर्डिंग होता है। यह नियम क्या कहता है कि जब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचती है तो 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है और केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर उपस्थित जीवों को प्राप्त होती है। यानी कि किसी भी खाद्य श्रृंखला के क्रमागत
ट्रॉफिक लेवल्स पर ऊर्जा में कमी आती जाती है, जिससे शीर्षस्थ उपभोक्ता तक काफ़ी कम एनर्जी पहुंच पाती है। और इसी कारण से एनर्जी के जो पिरामिड है वो हमेशा सीधे या अपराइट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी दिखाया गया है। प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स है किसी भी इकोसिस्टम के, जो उत्पादक है, वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा ऑर्गेनिक फूड का निर्माण करते हैं और सोलर एनर्जी को अपने शरीर में ट्रैप कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स द्वारा जो एनर्जी अपने शरीर में ट्रैप की गई है उसकी केवल 10% एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचती है। जो 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंची है उसकी 90% एनर्जी का उस पोषण स्तर पर लॉस हो जाता है और केवल उसकी 10% एनर्जी यानी कि 1% ही अगले ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचेगी। और इस प्रकार से शीर्षस्थ उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी काफ़ी कम रह जाएगी, जिससे एनर्जी का जो पिरामिड है वह सीधा प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी अधिक है, प्राइमरी कंज्यूमर को उससे कम एनर्जी मिली, सेकेंडरी कंज्यूमर को उससे भी कम एनर्जी मिली और टॉप कंज्यूमर को सबसे कम एनर्जी प्राप्त हुई। यहाँ पर भी आपको पिरामिड ऑफ एनर्जी ही दिखाया गया है। इस डायग्राम में या इस पिरामिड में हम देखें तो देखिए आपको यहाँ पर ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर दिखाया गया है। यदि मान लीजिए प्रोड्यूसर्स ने 10,000 जूल एनर्जी ट्रैप की है तो उसकी 90% एनर्जी का लॉस हो जाएगा, यानी कि 9,000 जूल एनर्जी का लॉस हो जाएगा और केवल 10% एनर्जी यानी कि 1,000 जूल एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को मिल पाएगी। अब इस ट्रॉफिक लेवल पर भी 90% एनर्जी यानी कि 900 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगी और केवल 10% एनर्जी अर्थात 100 जूल एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को उपलब्ध होगी। सेकेंडरी कंज्यूमर इस 100 जूल एनर्जी का 90% अर्थात 90 जूल एनर्जी खर्च कर देंगे, लॉस कर देंगे और केवल 10 जूल एनर्जी ही टॉप कंज्यूमर तक पहुंच पाएगी। चूँकि क्रमागत पोषण स्तरों पर एनर्जी का लॉस होता जा रहा है और टॉप कंज्यूमर तक काफ़ी कम एनर्जी पहुंच पा रही है, इस वजह से
एनर्जी के पिरामिड हमेशा सीधे प्राप्त होते हैं, चाहे इकोसिस्टम कोई सा भी हो।